हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, आज का सेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्पेशल सेशन है। इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग हूबहू बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पर आधारित टोटल 100 प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश और गणित के होंगे। तो सभी लोग इस सेशन को पूरा अटेंड करिए और अपना अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग सेशन स्टार्ट करें अब। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन में टोटल हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। सभी लोग आंसर लाइव चैट में कमेंट करिए और कोशिश करिए आप लोग कि 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट करने के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से सेशन को कवर कर लें। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव। तो यहाँ पर देखिए लोटा छत से गिरा, इसमें अपादान कारक है, यहाँ पर अलगाव हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, उसमें भी अपादान कारक ही होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। अच्छा, अकर्मक और सकर्मक आपने पढ़ा होगा। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक होते हैं और जिनका फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे अकर्मक क्रिया की बात करें तो राम खाता है, राम खाता है। और सकर्मक में राम आम खाता है। क्लियर है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। चलिए, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है दोहरा फायदा। इसका मतलब होता है डबल आपका बेनिफिट जो है, दोहरा फायदा हो जाएगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है ना, केवल कल्पनाएं करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है, चलिए बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए और फ्रेंड्स एक बार जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए बताइएगा। तो देखिए, खिड़की का पर्यायवाची जो होता है ये वातायन होता है। एक तो वातायन हो गया, उसके बाद गवाक्ष होता है, उसके बाद झरोखा होता है। ये द्वार नहीं होगा, द्वार मतलब दरवाज़ा होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं। सभी पर्यायवाची शब्द सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, रुधिर, रक्त और लहू, ये सारे खून के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे ये तीनों सुमेलित हैं, मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल एक ही शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही होता है। देखिए, किस क्रमांक के सभी शब्द तत्सम नहीं हैं।
किस क्रमांक के सभी शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा सिर, शिखा, शकर और शिक्षा, ये शब्द जो है सभी शब्द इसमें से तत्सम नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है? किस क्रमांक में तद्भव शब्द नहीं है? वे शब्द जो संस्कृत की परंपरा से ध्वनि परिवर्तनों के साथ परिवर्तित रूप में हिंदी को प्राप्त हुए हैं। बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चवर्ण। ठीक है ना, चवर्ण तद्भव शब्द नहीं है, चवर्ण तद्भव शब्द इसमें से नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच इज एन एडवर्ब। बताइए इसमें से एडवर्ब आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिए। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं होता है, बेसिक चीज़ इसमें पूछा जाता है। चलिए बताइएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू राइज अर्ली। यहाँ पर देखिए राइज जो है, राइज ये वर्ब है और यहाँ पर अर्ली जो है ये एडवर्ब है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंपाउंड कंजंक्शन। चलिए, ही टुक ऑफ हिज कोट, खाली स्थान दिया गया है, ही एंटर्ड द हाउस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ही टुक ऑफ हिज कोट एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा, एज सुन एज। ठीक है ना, ज्यों ही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल एलाइक। सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट, स्पीसीज और शिप, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंगुलर और प्लूरल में जो हैं ये समान होते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिए, हीज मीन्स इज स्मॉल बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेप्ट। हिज मीन्स आर यहाँ पर होगा, आर स्मॉल होगा। ठीक है ना, इज स्मॉल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आर स्मॉल होगा। तो इसीलिए ऑप्शन 2 जो है यह इनकरेक्ट सेंटेंस है। बाकी देखिए, मिजल्स इज़ इन्फेक्शियस, मिजल्स और रूबेला आपने पढ़ा एक बीमारी है, ये सही दिया गया है। मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट सब्जेक्ट, सही है। वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, ये भी सही है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अमंग द चॉइस ऑफ गिवन। आई एम स्पीकिंग, इसको किस में बदलना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, आई शैल हैव बीन स्पीकिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हैव बीन प्लस वर्ब का, हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पिक द चॉइस क्लोजेस्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए, विंडिक्टिव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब प्रतिशोधी होता है। तो इसका मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा। ठीक है ना, रिवेंजफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एंटोनिम बताना है। देखिए एरोगेंट का, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। ठीक है ना, तो इसका उल्टा बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो हम्बल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम्बल हो जाएगा, विनम्र। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबको आंसर कमेंट करना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली जो है इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी सबको आंसर कमेंट करना है। बिल्कुल समय मत लीजिए, बिल्कुल समय नहीं लेना है,
ठीक है ना फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आपको याद होगा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। और देखिए आपको याद भी होगा कि सर्वप्रथम आपको 1959 में पंचायती राज अधिनियम जो है पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1968 में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था उस समय राज्यपाल बिहार के नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है ये डोडा बेटा है। ठीक है, डोडा बेटा ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है स्थित है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा है। गीत गोविंद को लिखा है किसने, तो देखिए गीत गोविंद जो है इसको लिखा है किसने, तो यह जयदेव की रचना है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है फ्रेंड्स, जयदेव, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। भारतीय कृषि क्षेत्र में, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा। देखिए भारतीय कृषि क्षेत्र में पूछा गया है भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सबको आंसर कमेंट करना है। देखिए प्रश्न हार्ड है तो चिंता नहीं करना है। अगर आप अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ के जाएंगे एग्जाम में तो आपकी तैयारी बेहतरीन रहेगी और कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर 1966-67 होगा। तो 1966 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये 1967 दिया हुआ है और 1966 भी दिया गया है तो 1966-67 में, तो 1966 पर आप क्लिक करिएगा। ठीक है ना, 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कि 1966-67 के बाद की जो अवधि है उसमें भारतीय कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन हुए। वहाँ पर HYV, ठीक है, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का प्रयोग इसमें शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति जो है भारत में किससे संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए भूरी क्रांति का संबंध आपने पढ़ा है कि उर्वरक उत्पादन से है, लेकिन सही पढ़ा है। हालांकि कृषि में यह क्रांति कोको से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय के उद्योग के विकास में भी यह भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है, किस कारण से संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर इसमें से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे जोत क्षेत्र। ठीक है ना, छोटे जोत क्षेत्र के कारण जो है भारत में जो कृषि है उसका यंत्रीकरण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, छोटे जोत का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका अनुच्छेद 320 हो जाएगा, अनुच्छेद 320। ठीक है ना, अनुच्छेद 320 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास के लिए सर्वोत्तम है। तो आपने पढ़ रखा है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इस तरह से आपको रेगुड़ भी मिलेगा, ठीक है ना, रेगुड़ मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा। प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत किया था। प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत किया था। तो फ्रेंड्स यह सर्वप्रथम डचों ने किया था। किसने किया था? तो सर्वप्रथम डचों ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो डच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक की रचना चरक संहिता है या एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, और यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? एक बार सभी लोग जल्दी से फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है। तो सबसे प्राचीन आपको याद है का असम में दिग्बोई है, ठीक है ना, असम का दिग्बोई है। क्लियर, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था बताइए? देखिए रामायण का बदायूनी ने किया था, बदायूनी राइट आंसर हो जाएगा। और महाभारत का अनुवाद नकीब खां, बदायूनी, फैजी, अबुल फजल, इन सब ने मिलकर के किया था। और महाभारत का नाम क्या था? रज़्मनामा। रज़्म ये मौ है, रज़्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक, अकबर के शासनकाल में किया गया था। निम्न में से कौन सा भारत की पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह यानी कि पतन है? ये बंदरगाह है, ठीक है ना, बंदरगाह। चलिए बताइएगा कहाँ का? तो ये पूर्वी तट का, पूर्वी तट का। तो पूर्वी तट के बंदरगाह जो हैं ये आपको पता है कोलकाता हो जाएगा, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है। तो यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम दिया गया है, तो यानी कि दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के काल में घटी थी? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, और इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आपको याद भी होगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर इस समय लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन मैंने बताया था इसकी स्थापना जो है 1897 में, जो है 1897 में किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बेलूर मठ की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना किया गया था। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, ठीक है ना, इन सब के नेतृत्व में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, आगा खां। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस समय मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सॉरी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसलिए कि समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन सुनने का समय खत्म हो गया है, अब सीधे रिवीजन करते चलिए। देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए वर्तमान में कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। क्लियर, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील, उलर झील, ठीक है ना, नागिन झील, ये सब आप याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में है इसका अपना उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो अपना उच्च न्यायालय किसका किसका है बताइए इसमें से? तो देखिए इसमें से नई दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, नई दिल्ली यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट, आपने सुना होगा, ठीक है ना। चलिए
टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 टोटल हाई कोर्ट हैं। चलिए, गांधी इरविन संधि कब पारित की गई थी? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आपको याद होगा, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फिलीपींस की मुद्रा इसमें से कौन सी है? फिलीपींस की मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इन सब की मुद्रा जो है रुपया है। फिलीपींस का यहाँ पर पूछा गया है, फिलीपींस का जो है ये पेसो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, म्यांमार की मुद्रा कयात है, जापान की मुद्रा येन है, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब का रुपया होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? यहाँ पर देखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय, बताइए भारत का प्रथम वायसराय। तो आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय आपको पता है लॉर्ड कैनिंग था। आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है किसके लिए विख्यात है? तो चितरंजन में क्या है? चितरंजन आपने सुना होगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ठीक है ना। ये जो है चितरंजन लोकोमोटिव उद्योग जो है, इसी के लिए, लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए यह फेमस है। यहाँ पर इंजन बनता है रेल का। उसके बाद देखिए, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, लोकसभा के पहले बताइए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। और राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर सभापति पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो फ्रेंड्स, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये बात आपको पता है। चलिए, विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है? विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे मेरे भाई बहन, सब लोग आंसर कमेंट करिए, पीछे मत हटिए, रिवीजन ताबड़तोड़ करिए। अब बताइए, करंट का 3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, करंट अफेयर्स का तीनों वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए, प्रीवियस ईयर का मैंने जितने भी बिहार पुलिस में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए थे उनको अलग वीडियो में, हिस्ट्री के पूछे गए थे उनका अलग वीडियो में, पॉलिटी के पूछे गए थे उनको अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। आज मैं आपको हिंदी का वीडियो कवर करवा दूंगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये राजगीर में है, राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, ठीक है ना। चलिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, उनकी कृति गीतांजलि के लिए, ठीक है ना, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा, ठीक है ना। चलिए, भूखंड की दृष्टि से भारत विश्व में किस नंबर पर है? अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से अब अपना प्यारा भारत 1 नंबर पर आ चुका है, चाइना को पछाड़ करके। बड़ा गर्व हो रहा है ना, जनसंख्या के मामले में आया है। तो नहीं, 1 नंबर जो है ये अच्छा संकेत नहीं है, हमको नीचे जाना है, ऊपर नहीं बढ़ना है जनसंख्या के मामले में। तो भारत पहले स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, और भूखंड के दृष्टि से 7वें नंबर पर है, ठीक है, 7वें नंबर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है? बताइए, किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल ही नहीं है? तो देखिए, 1993 से जो 24 अप्रैल का दिन है, 24 अप्रैल 1993 से भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी मिला था। उसके बाद देखिए, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम एवं दिल्ली में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नागालैंड दिया गया है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट हैं? यानी कि संसद किससे मिलकर बना है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो ये किस में है, बताइए कौन सा अनुच्छेद में? जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपका अनुच्छेद 79 है, ठीक है ना। चलिए, भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? भाप से चलने वाली जो इंजन है इसका निर्माण कब से बंद कर दिया गया, बताइए?
तो फ्रेंड्स देखिए 1971 से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 दिया गया 1971। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1972 भी मिल जाएगा, तो जहाँ ऑप्शन में 71 नहीं है वहाँ पर आप ऑप्शन में 1972 पर टिक लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। वेदांतगल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है, चलिए बताइए। वेदांतगल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, वेदांतगल तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, ने राज्यों का एकीकरण किया। किसने राज्यों का एकीकरण किया था बताइए। अच्छा, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। और इन्होंने ही जो है राज्यों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के पहले गृह मंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा महावीर किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे। महावीर का जन्म जो है ये कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो चूँकि ये इनके पिता जात्री कुल के एक क्षत्रिय थे, तो यहाँ पर क्षत्रिय दे रखा है, तो क्षत्रिय पर हम लोग टिक लगाएंगे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। सूर्य पूर्व दिशा में से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है चलिए बताइए, इसका कारण क्या है। अच्छा, हमारी जो पृथ्वी है ना यह किस प्रकार से घूमती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? बताइए तो, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? चलिए कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, इसी के कारण जो है दिन रात हो रहा है। चलिए उसके बाद देखिए महाराजा धीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्नलिखित में से कौन था? महाराजा धीराज की पदवी यानी कि उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? तो फ्रेंड्स यह चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से कौन सा है? राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से मुंबई बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। उसके बाद देखिए किस दिन पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर एपीहेलियन होता है? उस दिन सूर्य होता है, यानी कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? अच्छा, सबसे निकट 3 जनवरी के दिन होती है। ठीक है, उसको पेरीहेलियन कहा जाता है, इसको एपीहेलियन कहा जाता है। 3 जनवरी के दिन उपसौर की घटना होती है। ठीक है ना, उपसौर की घटना होती है। इस समय जो है सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट होता है, और सबसे दूर जो होता है ये 4 जुलाई के दिन होता है, इसको अपसौर कहते हैं, इसको अपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है, यानी कि इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है अंडमान निकोबार का? तो ये किसके अंतर्गत इसका जो है न्याय क्षेत्र आता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की वर्तमान सीमा और क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था, यानी कि अभी करंट की स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो सीमा और क्षेत्र है बिहार का, ये इसको कब, यह भौगोलिक स्थिति जो है ये प्राप्त हुई थी, बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि बिहार की वर्तमान सीमा और क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था, तो आपको याद होगा आखिरी बार बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, और उसी दिन से बिहार को जो है नया एक सीमा और क्षेत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत भ्रमण पर आए हेन स्वांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? सी यूकी के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना, सी यूकी के नाम से याद रखिएगा। और देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको याद होगा पाटलिपुत्र का, यानी कि पटना का। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 जिला। ठीक है ना, याद रखिएगा 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? तो 17 जिले थे। 17 जिले थे। वर्तमान में कितना है? 38 जिला है।
वर्तमान में कितना है, 38 जिला है, ध्यान रखिएगा। टोटल कितने प्रमंडल हैं बिहार में, 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। बिहार केसरी, बिहार विभूति, ये सब आपको याद रखना है। बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, देश रत्न या अजात शत्रु कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है। बिहार की यहाँ पर बताइएगा प्रथम फिल्म यहाँ पर कौन सी पूछा गया आपसे है, तो आपका राइट आंसर होगा बिहार की प्रथम फिल्म जो है यह पुनर्मिलन है, ठीक है ना। पुनर्मिलन राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में इसका निर्माण हुआ था और इसके डायरेक्टर जो थे धीरेन गांगुली थे, धीरेन गांगुली थे। चलिए यहाँ सब साइंस का प्रश्न है कि लोहे की तीली, ध्यान से पढ़िएगा, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब, देखिए लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, दोनों, ठीक है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाएगा तब पानी का स्तर क्या होगा, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आपने पढ़ा है ना कि कोई भी चेंजिंग नहीं होता, अपरिवर्तित जो है पानी का स्तर रहता है। चलिए उसके बाद देखिए आकाश में उड़ते हुए पक्षी में होती है, तो उड़ते हुए पक्षी में क्या होती है, उड़ते हुए पक्षी में क्या होती है, तो देखिए आकाश में उड़ते हुए पक्षी के क्या होती है, तो देखिए जो आकाश में पक्षी उड़ता है ना, ऊंचाई के कारण उसमें एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। अब एक निश्चित ऊंचाई की पर जब पहुंच जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगी उसमें, और गतिज ऊर्जा भी तो उसमें आगे बढ़ रहा है निरंतर, तो दोनों होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गति के सूत्र S = ut + ½ AT² में S का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए S का मतलब आपका जो है यहाँ पर क्या है, तो यह आपका t सेकंड में तय की गई दूरी है, ठीक है ना। U का मतलब क्या है, U का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रारंभिक वेग। T का मतलब समय हो गया, A का मतलब त्वरण हो गया, फिर यहाँ पर देखिए T का मतलब समय ही है, और फिर V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, तो सोना आपको पता है कितने कैरेट का शुद्ध होता है, तो 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। चलिए कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। कोयला किस प्रक्रिया से बनता है, देखिए अगर हम बात करें तो उच्च ताप अपघटन या भंजन आसवन के द्वारा जैविक पदार्थों को कार्बन में या कार्बनधारी अवशेषों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, और इसी प्रक्रिया से कोयला भी बनता है। देखिए इन्वर्टर बैटरी में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड उपयोग में लिया जाता है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड, तो आपने पढ़ा है ना कि बैटरी में जनरली सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल जो है बैटरी में जनरली किया जाता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्राइटियम में न्यूक्लियन की संख्या कितनी है। ट्राइटियम में क्या पूछा गया है, तो ट्राइटियम में, अच्छा ट्राइटियम है क्या, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, ट्राइटियम है क्या। तो ट्राइटियम जो होता है ना, ये आपका है क्या, तो यह आपका हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का यह एक समस्थानिक है, ठीक है ना, आपको याद होगा यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलिए बताइए आप राइट आंसर इसका क्या होगा। और देखिए जो ट्राइटियम है ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना आपका न्यूट्रॉन है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन जो है 3 - 1 करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉन के बाद न्यूट्रॉन पूछा गया है 2, और प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिटिक एसिड में इसमें से, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतः पोलियो होता है, पोलियोमाइलिटिस यानी कि साधारणतः पोलियो होता है, किसके कारण होता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये होता है किसके कारण, तो एंटेरो वायरस के कारण, एंटेरो वायरस के कारण होता है साधारणतः पोलियो,
ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद पोलियो की टीका का खोज जो है किसने किया था? पोलियो टीका का खोज किसने किया था बताइए, किसने किया था पोलियो की टीका का खोज? कमेंट करके जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था, जोनास साल्क ने। और पोलियो ड्रॉप का खोज जो है अल्बर्ट सैबिन ने किया था, ठीक है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट सैबिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? टाइलिन कहाँ पाया जाता है? टाइलिन जो है यह एंजाइम है, बताइए, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है ये सलाइवरी में, यानी कि लार में, लार ग्रंथि में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाता है तो वो मिल करके एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? बताइए कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स यह हाइड्रोजन आबंध का बनना, हाइड्रोजन आबंध का बनना, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिएगा कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम विचलित होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का, इसीलिए सबसे ज़्यादा विचलन होगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का, तो लाल का विचलन कम होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो इसकी क्या बढ़ जाती है? जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो उसकी क्या बढ़ जाती है? तो कोई भी पिंड जब ऊपर से वायुयान से गिराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एक तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, एक तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, चूँकि उसका गति बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें गति में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण भी उसकी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और उसका त्वरण भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दोनों बढ़ता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। जल खींचने वाला जो विद्युत पंप होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको पता है ना कि मोटर जो होता है ना ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप विद्युत ऊर्जा को ये बदल देगा किस में? तो विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, चूँकि यह पंप है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान डैश दिया गया है, में पानी को विस्थापित कर देता है। चलिए बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि सेम वही प्रक्रिया रिपीट होती है। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आवधिक गति। उसको आवधिक गति कहते हैं, सरल हार्मोनिक गति, यानी कि आवधिक गति एक प्रकार की, सरल हार्मोनिक गति एक प्रकार की आवधिक गति ही होती है, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा, यह एक आवधिक गति होती है। चलो उसके बाद देखिएगा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह चढ़ता है केशिकत्व के कारण, केशिकीय घटना के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स में क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका होता है 8.314 गुना 10 के पावर 7 होता है, ठीक है ना, अर्ग में। क्लियर? नहीं तो इसका मान आप सीधे अगर हम बात करें कि इसका मान 8.314 जूल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, जूल मोल इनवर्स पर केल्विन, ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8.314 आप जरूर याद रखिएगा। चलिए जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए उपेक्षित समय को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताइए? तो फ्रेंड्स उसको अर्ध आयु अवधि कहते हैं, अर्धायु अवधि उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कार्बन के 6.023 गुना 10 के 22 परमाणुओं का भार कितना होता है?
तो इसका भार कितना होता है कार्बन का, तो 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ये डायरेक्टली याद रखना आपको, 12 ग्राम होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ई कचरा भी कहा जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसको कहा जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें से गलत है। गलत आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि वह निर्वात में नहीं गुजर सकता है, ध्वनि निर्वात में नहीं जाता। प्रकाश तो निर्वात में गमन कर ही सकता है, प्रकाश करता है, नहीं दिया गया है क्योंकि गलत है। ये गुजर सकता है प्रकाश, तो यही गलत है। बाकी इसकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप सही दिखेंगे, ठीक है। यहाँ निर्वात में गुजर सकता है, सही है। ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। आप देखते होंगे ना, पहले चमक दिखाई देती है जब बिजली चमकती है, तो फिर बाद में गर्जन होता है। यानी कि प्रकाश की चाल तेज है, इसीलिए पहले चमक दिखाई दे देती है। मानव आंख की पुतली जिस एल्कलॉयड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स यह एट्रोपिन है। क्या है यह, एट्रोपिन है। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन है, यह एट्रोपिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी पर जा सके, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपको 45 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री के कोण पर, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है इसमें से। तो ये आपको भली भांति पता है कि चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है। पेट दर्द का कारक इसमें से कौन सा है। तो अम्ल जब बनता है, एसिड बनता है, तो पेट आपका दर्द करने लगता है। वाहनों के अग्रदीप, हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको कई दफ़ा बताया, हेडलाइट में ऑटल दर्पण और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आयोडीनीकृत नमक क्या है, चलिए बताइएगा, आयोडीनीकृत नमक क्या है। आयोडीनीकृत नमक इसमें से क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक के सम्मिश्रण से बना यौगिक, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर की। जब एक कम प्रतिरोध का, देखिए जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कम प्रतिरोध से सदैव कम होता है, ठीक है ना। तो उसका युग्म प्रतिरोध जो होता है कम प्रतिरोध से सदैव कम होता है, बड़े वाले का। चलिए यहाँ से देखिए 91 से लेकर 100 तक में मैथ का प्रश्न है। मैं फटाफट इन सब का आंसर बता देता हूँ आपको, क्लियर है ना। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 91 का 2 हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है। चलिए 92 का देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12 वर्ष। नहीं, इसका 4 हो जाएगा, 15 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 15 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर 400 रुपया हो जाएगा। उसके बाद चलिए 93 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। 94 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 95 का करेक्ट आंसर देख लीजिएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 96 का देखिए, यहाँ से है 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 96 के बाद 97 का यहाँ से है, ठीक है ना। ये ऑप्शन रहा, चूँकि ये दूसरे पेज में था इसीलिए थोड़ा सा ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है। इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 का देखिए, 98 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि 100%। और 99 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 10% की हानि। और 100 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इन 90 प्रश्नों में से अपना आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको